सर हम क्या करने वाले हैं एक्चुअल में, क्या प्लान रखेंगे आगे का? मैम देखो 700 से ऊपर अपने बच्चे। ये क्या हो रहा है? ठीक है सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हेलो सर। और ये क्लास में जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो भाई? और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं भाई? ये टी शर्ट, ये क्या है? सर इनकी बात सुनिए, मैम, मेरी बात क्या- सुनिए। बच्चों को सर सुनिए, हो क्या रहा है ये? सर ये बच्चे नहीं है सर, ये अरे केके सर है, के सर क्या? अरे सर, तो बेटा बहुत ड्रामेबाजी हो गई, अब करते हैं काम की बात। टैलेंट होने के बाद भी लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं, ये डिपेंड करता है एटीट्यूड पे। और एटीट्यूड डिपिक्ट करता है गीता का एक श्लोक जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हर स्टूडेंट को ये ध्यान से सुनना चाहिए। बेटा ये बात हुई थी कृष्ण जी और दुर्योधन के बीच में। जब कृष्ण जी दुर्योधन को कुछ समझाने गए थे तो दुर्योधन ने कहा था, हे कृष्ण, जानामि धर्मम न जानम च परिवृत्ति, जानामि अधर्मम न जानम च निवृत्ति। उनका अर्थ ये था कि मुझे मालूम है सही क्या है, मुझे मालूम है गलत क्या है, लेकिन मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं सही काम कर सकूं, और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं गलत काम करने से खुद को रोक सकूं। और मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट की इस समय पे यही हालत है। उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो खुद को सही काम करने के लिए पुश नहीं कर पा रहा है, वो भी आखिरी के इस 25 दिन में जब उसे मालूम है कि उसके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज एक परफेक्ट पैनल आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए बैठा है। केमिस्ट्री मैस्ट्रो आरबी सर, डॉक्टर गरिमा और मैं आपका अपना केके सर। आज हम लोग आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से हमको भेजे। और मेरा मानना है कि ये हर बच्चे को, जो अगले 8-10 मिनट का संवाद होने वाला है, ये हर बच्चे को सुनना चाहिए, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो सबसे पहले जो आपका नियरेस्ट गोल है नीट 2025, मैंने कहा नियरेस्ट गोल, दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल बट दिस इज अ वेरी बिग गोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट 2025 का सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि क्या सेफ स्कोर होने वाला है और क्या एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होगा। तो आइए जानते हैं डॉक्टर गरिमा से। सर मुझे लगता है ना कि इस बार नीट का जो सेफ स्कोर रहेगा वो 620 से 630 होगा। एग्जैक्टली ऐसा मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि इतने सालों से हम पेपर देखते आ रहे हैं, चीज़ें होती आ रही हैं। लास्ट ईयर काफ़ी सारे इश्यूज रहे जिसके कारण स्कोर कुछ ड्रास्टिकली बढ़ा दिखा हमें। ऐसा ड्रास्टिक स्कोर बढ़ता हुआ हमें नहीं दिखेगा, हल्का सा वापस से पीछे जाएगा सर। पेपर का लेवल भी पीछे जाएगा सर। 22-23 में जैसे पेपर आते थे, वापस पेपर वैसे आने लगेंगे कि हर सेक्शन में आपको 2-3 क्वेश्चन हल्के ज़्यादा ट्रिकी मिलेंगे। उतना फ्लैट पेपर नहीं आएगा बट पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला है सर। तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा एक साल में कि पेपर बहुत टफ आ गया, फॉरेन ऑथर्स की बुकों से पेपर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर। मतलब एग्जैक्टली अगर हम लोग मान लें कि 2016 का पेपर इफ दैट वाज 8 आउट ऑफ 10, तो मेरा मानना है कि ये 7 आउट ऑफ 10 का पेपर बनेगा। 24 से थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन डेफिनेटली 16 के पेपर से इजी। अगले क्वेश्चन हम लोग चाहेंगे कि आरबी सर आंसर करेंगे। सर, मॉक टेस्ट का क्या रेलिवेंस है? और इस समय पे बच्चे की कॉमन क्वेरी होती है कि यार हम 8-10 घंटे के लेक्चर देखें, 8-8 घंटे के वन शॉट्स देखें, या दिन के 1 या 2 मॉक टेस्ट दें। देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को कम से कम दिन में 2 मॉक टेस्ट तो देने चाहिए। उससे कुछ फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि बच्चे को 3 घंटे लगातार बैठने का प्रैक्टिस होता है। एग्जैक्टली। दूसरा, जब बच्चा एक साथ एक लेक्चर देखता है 8-10 घंटे का, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कई बार सेम चैप्टर से होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। एग्जैक्टली। बट मॉक टेस्ट में डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे बच्चे को फायदा होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इन मॉक टेस्ट का डिस्कशन टाइम पे होता है और बच्चे के डाउट्स क्लियर होते हैं, तो ये बच्चे के लिए बेस्ट है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर ने। कॉमनली होता क्या है कि टेस्ट के सॉल्यूशंस तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, और बच्चा जब आप खुद सॉल्यूशन देखते हो तो आपका एक माइंड पैटर्न रहता है और वो उसको बार बार उसी तरह से गो थ्रू करता है। लेकिन जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हो सॉल्यूशन, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को समझाने में हम कुछ समझ जाते हैं, और कई बार 2 घंटे की चीज़ को कोई 5 मिनट में बता देता है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है कि आपके पास अगर कोई मेंटोर है या कोई ऐसा इंसान है, कोई भी हो सकता है, आपका टीचर, भैया, दीदी, या मेंटोरशिप ग्रुप्स में जो जुड़े हुए हैं, एनीवन, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट मैं जानना चाहूँगा अगेन फ्रॉम डॉक्टर गरिमा, क्योंकि मैम डील करती हैं 360 नंबर से कंप्लीट बायोलॉजी। तो मैम, क्या टाइम टेबल होना चाहिए और किस तरीके से आप इम्पोर्टेंस देखती हैं सभी सब्जेक्ट्स का? जैसे कई बार ऐसा आता है आर्ग्यूमेंट के फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो या बायो को ज़्यादा टाइम दो। तो आपके एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कई सारे अंडर 100 रैंक्स जनरेट किए, आपके स्टूडेंट्स आज एम्स में पढ़ रहे हैं, वो जब आपसे बात करते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? सर मैं आपको अपने बच्चों के एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। जैसे कि टाइम टेबल का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इस समय क्या होता है कि बच्चा ना वन शॉट्स के बहकावे में आके, टीचर्स की बातों में आकर, कई बार कुछ उटपटांग टाइम पे यूट्यूब की सीरीज देखना चालू कर देता है कि 4 बजे उठकर मैं वीडियो देखूंगा, 5 बजे उठकर मैं टेस्ट लगाऊंगा। पर आपको बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है।
आपका माइंड एक्टिव और अलर्ट रहना चाहिए उस टाइम पे जब आप पेपर देने वाले हो। और सर अगर मुझे आदत है कि मैं 4 बजे सो के उठ रही हूँ तो 12 बजे तक पढ़ते पढ़ते मैं लेथार्जिक हो जाऊंगी, डल हो जाऊंगी। और जब पेपर का समय होगा, इतनी गर्मी, इतना पीक आर, तो मैं इतना डल और लेथार्जिक फील करूंगी तो मेरा माइंड एक्टिवली वर्क ही नहीं कर पाएगा, मैं अपनी कैपेसिटी से नीचे जाकर स्कोर करूंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं एक आइडियल टाइम पे उठूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम 2 बजे उठोगे, ऑब्वियस सी बात है कि तुम उठो भैया 8-9 बजे उठो, तुम अपना पूरा अच्छे से रिविजन करके नहा धोकर खा पी कर 1 बजे लेकिन तुम एक प्रॉपर सिटिंग टेबल पे बैठो। और ये तुम आज से करना चालू कर दो क्योंकि अब टाइम नहीं है। तुम्हें 2 से 5 के बीच में तो हर हालत में पढ़ना ही पढ़ना है। तुम्हारे माइंड को उस समय मोस्ट एक्टिव रहने की आदत होनी चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे कि नहीं मुझे तो फिजिक्स अच्छा लगता है तो मैं तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, मेरी बायो अच्छी है तो मैं सिर्फ बायो पढ़ूंगा। तुम्हें उस टाइम पे, जैसे सर ने कहा कि या तो तुम मॉक टेस्ट ही लगाओ, तो तुम तीनों सब्जेक्ट्स को बराबरी से ध्यान दो। बेटा हर सब्जेक्ट का अपना वेटेज है। बिल्कुल बायो बेशक 360 नंबर की है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि अकेले बायो से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कराने के लिए तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और हम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। तो हमें एक स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है सर। इस समय हम एकदम लेथार्जिक होकर और ऐसे डल होकर कि अब हो गया ना, ये वाला एटीट्यूड नहीं रख सकते। यही वो टाइम है बेटा जब तुम कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है इस समय। करेक्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने कहा कि यार जो आपका 2 से 5 वाला समय है इसको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए और कुछ अनएक्सपेक्टेड एकदम कुछ रैंडम मत कीजिए इस समय पे कि कुछ तूफानी कर दें, सुबह 2 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सूट कर रहा है, सिर्फ उसी पैटर्न के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रॉम आरबी सर। सर एनसीईआरटी बुक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे बायो में तो वी ऑल नो कि यार A to Z सभी एनसीईआरटी, बाइबल, कुरान, गीता सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा। फिजिक्स में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है कि कई लोग प्रेफर करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। मैं केमिस्ट्री का जानना चाहूँगा कि आपके क्या ओपिनियन है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों ही डिविजन्स को लेके। जैसे अगर सर मैं केमिस्ट्री में बात करता हूँ ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा का पूरा पेपर है ना सर, वो एनसीईआरटी से ही आता है। आप ऐसे समझें, जितना मैंने नीट के पैटर्न को ऑब्जर्व किया है कि हर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन होती है। और अगर हम ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग हो, बट जो रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी रिएक्शन का ही आता है सर। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के मामले में हम बोल सकते हैं भाई कई चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ज्यादा दी हुई हैं और क्वेश्चन नीट में उस लेवल का नहीं आता है। बट फिजिकल अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के कंपैरिजन में आसान आता है। एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जितनी नहीं आती हैं। तो फिजिकल मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चा एनसीईआरटी छोड़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चे के लिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सर एनसीईआरटी बिल्कुल मस्ट है आपके मन। ओके, सो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर मिल पाया। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक किताब है जिसके बारे में कई बच्चे अवेयर नहीं है और मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आपको एज इट इज़ 1-2 सवाल देखने को मिलेंगे। तो मैम एंड आई थिंक एक सेम केमिस्ट्री में भी हमारा सेम ही ओपिनियन है, हमने जो डिस्कस किया था। तो मैम बायो में कितना इंपॉर्टेंस है इस बुक का? सर बायो में तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस बुक का, क्योंकि बायो में ना कुछ क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के बाहर भी आएगा तो एग्जाम्पलर से ही आ रहा है। ओके। तो ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन कहीं तीसरी दुनिया से आ रहा है। तो आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स को थरली पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल 360 स्कोर कर सकते हैं बायो में। ध्यान बस ये देना है कि हाँ, एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज होते हैं, वो एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं तो आप उनको करें। इनफैक्ट उसमें काफ़ी सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं सर, उसमें मैच द कॉलम्स हैं जो एज इट इज़ आए हुए हैं। तो ये ऑलरेडी 2017, 18, 19 में आ ही रहे हैं, तो तब से आना चालू हो गए हैं। हर साल आते हैं 2-3 क्वेश्चंस, तो छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द फाइनल क्वेश्चन। जैसे कई बच्चों ने ये पूछा कि हम लोग शॉर्ट नोट्स जब बनाने बैठते हैं तो शॉर्ट नोट्स इतने लंबे बन जाते हैं कि उनके लिए एक और शॉर्ट नोट बनाने पड़ते हैं। मतलब हमारे शॉर्ट नोट इतने लंबे लंबे तैयार हो जाते हैं कि 2-3 शॉर्ट नोट बना लो। तो ये शॉर्ट नोट बनाने की कला क्या है और कितने पेजेस के हमारे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए? तो मैं इंडिविजुअली दोनों सब्जेक्ट्स का आंसर लूँगा और फिर फिजिक्स के बारे में मैं भी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। सर जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में बात करता हूँ ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए वो सिंपली फॉर्मूले होने चाहिए कि आप किसी चैप्टर के जो 5 या 7-10 फॉर्मूले हो एक पेज में लिख लो। इसका मतलब है कि जितने भी 7-8-9 चैप्टर है वो 7-8-9 पेज में ही उसके शॉर्ट नोट्स हो जाएं। ओके। ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर रिएजेंट। अगर बच्चे को रिएजेंट याद है तो क्वेश्चन कर सकता है।
अब पता चला बच्चा शॉर्ट नोट्स में ही बहुत सारी मैकेनिज्म लिख रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको रिएजेंट पता होने चाहिए किस रिएक्शन के क्या है, और जो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म का नाम है जिससे उसको सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक में तो सर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए, और जो भी आपके पास लाइन ऐसी दिख रही है जहां से क्वेश्चन बन सकता है तो वो उसके शॉर्ट नोट्स का पार्ट होना चाहिए। ओके मैम, व्हाट अबाउट बायो? सर बायो में तो मेरा ये कहना है कि इतना थ्योरी सब्जेक्ट है हमारा कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ही आता है कि हम इसको क्या शॉर्ट करें, कि हम वन शॉट को भी कितना शॉर्ट करें वाला जो प्रॉब्लम हमारे साथ होता है, सेम प्रॉब्लम बच्चे के साथ शॉर्ट नोट्स में होता है। बट हाँ, ये चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि मोस्ट इफेक्टिव जो चीज़ें हैं, जैसे जो चीज़ें भूल जाते हैं, एग्जाम्पल्स आप लिखिए, उसमें आप डेटा लिखिए बायोडाइवर्सिटी का, और वो चीज़ें आप लिखिए जो आप लगातार टेस्टों में गलत करते हैं। उन्हीं को अगर आप आखिरी के दिन सुबह रिवाइज करके जाएंगे ना तो आपके स्कोर में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो पूरी राम कहानी तो हम नहीं लिख सकते, बट हाँ सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, अगर हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं तो वो उनका डेटा, जितना भी कितनी स्पीशीज गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ऐसे डेटा, साइंटिस्ट की डेट्स, ये सब चीज़ें सर हमारे शॉर्ट नोट्स में हो ताकि हम एक क्विक ग्लांस में से देख पाएं डायग्राम की लेबलिंग्स। तो बस यही वाली चीज़ है, अगर हम एक सिंगल गो थ्रू में देख लेना तो पेपर के एक दिन पहले हमारे इतना सर्टेन हो जाता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम गलत करते नहीं है सर, हम स्मार्ट लोग हैं। तो बेटा दिस वाज अबाउट द डिस्कशन। अब सबसे काम की बात सुनो कि जो आप लोगों का सबसे बड़ा डिमांड था कि सर ब्रह्मा सीरीज के बाद हमको कुछ ऐसी मैराथन्स चाहिए जिसमें एक पूरे 6, 8, 10 घंटे 12 घंटे में पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट हो। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसी मैराथन आए और केमिस्ट्री में एक ऐसे टीचर के द्वारा आए जिनने हर साल अंडर 100 रैंक्स प्रोड्यूस करी हैं, तो आप कमेंट में लिखेंगे आरबी सर ओपी। लेट मी टेल यू कि जिस भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का आप नाम ले लो, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट आज भी सर के पीछे पड़े रहते हैं कि सर आइए लेक्चर ले लीजिए, लेकिन सर अपना खुद का इंस्टीट्यूट चलाते हैं इसलिए वो किसी की नौकरी नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन मैराथन मिले आने वाले समय में, सो आई वांट आरबी सर ओपी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपका एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स मिला, so these great teachers would give their blood and sweat for your dream। तो जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। सर एक साथ, जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे।